बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। तो इससे पहले की वीडियोस में हम एसी थ्रू अ रजिस्टर, एसी थ्रू अ कैपेसिटर, एसी थ्रू एन इंडक्टर के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन केसेस के अंदर हमने दो चीज़ों का रिलेशन देखा था, वोल्टेज और करंट का रिलेशन हर केस में डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने हर केस में पावर डिसिपेशन को डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो पावर इन एसी सर्किट है, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थ्रू अ रजिस्टर, थ्रू ए कैपेसिटर, थ्रू एन इंडक्टर। तो यहाँ पे हम पावर डिसिपेशन को बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं और पावर फैक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पावर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एसी सोर्स को हमने बल्ब के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही ये एसी सोर्स इस बल्ब को एनर्जी डिलीवर करेगा तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा, और जैसे ये रोशन होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी डिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब आप इस बल्ब को हाथ लगाएंगे तो ये गर्म हो चुका होगा। इसका मतलब जो बल्ब ने इस सोर्स से एनर्जी ली, अब वो एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, ज़ाया कर रहा है। किस फॉर्म में जी? हीट की फॉर्म में। तो एनर्जी डिसिपेट यहाँ पे हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इसी एनर्जी को अगर हम टाइम पे डिवाइड कर दें, मतलब जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है इन अ यूनिट टाइम, वो कहलाएगा पावर डिसिपेशन। यही चीज़ हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एनर्जी डिसिपेशन या पावर डिसिपेशन क्या होगी? पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। ठीक है जी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे हमने मेंशन किया थ्योरेटिकल कि एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी? P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई आई। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था पावर को, वो था V मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ पे हम ले रहे हैं जी VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं, वोल्टेज की भी और करंट की भी। क्यों ले रहे हैं याद रखिएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म है। अब इसमें देखें, पहले वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हो रही है, फिर नेगेटिव में इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है नेगेटिव में। अब इसमें से मैं कौन सी वैल्यू लूँ, तो ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो हमने फिर ये फैसला किया था कि अगर हमने इस सारी में से कोई एक वैल्यू लेनी है तो उस वैल्यू को हम RMS का नाम दे देते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे RMS यूज़ किया है कि वोल्टेज की भी RMS वैल्यू लेंगे और करंट की भी RMS लेंगे, क्योंकि हम जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो AC सोर्स है, अल्टरनेटिंग है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे RMS वैल्यू ले रहे हैं। या फिर आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर इसी चीज़ को मैं चेक करूँ, इसका नेट रिज़ल्ट निकालना चाहूँ, तो नेट रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? ये सारी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और ये वाली सारी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो अगर मैं नेट रिज़ल्ट देखूं तो ये क्या हो रहा है? ज़ीरो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो नेट रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि नेट रिज़ल्ट मेरा ज़ीरो आए, तो उस ज़ीरो से बचने के लिए हम क्या लेते हैं? RMS वैल्यू लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू RMS वैल्यू वोल्टेज की मल्टीप्लाई बाय करंट की और मल्टीप्लाई इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉस थीटा की टर्म यूज़ की जा रही है, ये हमारे पास पावर फैक्टर कहलाएगा। इसी चीज़ को हम AC थ्रू अ रजिस्टर, AC थ्रू अ कैपेसिटर, AC थ्रू एन इंडक्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो थीटा एंगल यूज़ किया जा रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे फेज़ है। ये उस तरह का थीटा नहीं है जिस तरह आप पढ़ते हैं वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी, के F और D के बिटवीन जो एंगल होता है थीटा, ये बेसिकली V और I के बिटवीन एंगल थीटा नहीं है। वैसे मैथमेटिकल लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बेसिकली यहाँ पे फेज़ है, और फेज़ हमें बताता है कि किस इंस्टेंट पे वोल्टेज या करंट की वैल्यू कितनी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं फेज़ का। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पावर AC थ्रू अ रजिस्टर क्या होगी, और पावर थ्रू कैपेसिटर क्या होगी, और इंडक्टर के केस में पावर फैक्टर क्या आता है। तो सबसे पहले देखिएगा रजिस्टर के थ्रू, ये हमारे पास रजिस्टर का सिंबल है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि वोल्टेज और करंट AC थ्रू रजिस्टर के केस में क्या होती है? इन फेज़ होती है। तो इन फेज़ में हमारे पास फेज़ डिफरेंस क्या आता है? ज़ीरो आता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फिर पावर को डिस्कस करना है। तो पावर हमारे पास क्या होती है? VRMS मल्टीप्लाई IRMS इंटू कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे देखें कितना आ रहा है दोनों के बिटवीन? ज़ीरो। तो हमने यहाँ ज़ीरो पुट किया, कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस तरह से हमारे पास पावर क्या आ गई? V मल्टीप्लाई बाय आई, रूट मीन स्क्वायर के अंदर पावर आ गई VRMS मल्टीप्लाई IRMS। तो ये पावर आ गई थ्रू रजिस्टर। अब देखते हैं पावर फैक्टर क्या होगा। तो पावर फैक्टर हमने नाम दिया हुआ है कोस थीटा को। तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो पावर फैक्टर
थ्रू रजिस्टर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका पहला एमसीक्यूज है, इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। तो रजिस्टर के केस में पावर फैक्टर कितना होता है जी, 1 होता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं थ्रू कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर का हमारे पास सिंबल है। और उसके बाद हम वेव फॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि वोल्टेज हमारे पास क्या करती है, लैग करती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री। ठीक है जी। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 90, क्योंकि करंट हमारे पास यहाँ पे लीड कर रहा है और वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है। कितने एंगल पे जी, 90 डिग्री या π/2 रेडियन के फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पावर को देखते हैं। तो पावर क्या होगी, VRMS मल्टीप्लाई IRMS इंटू कोस थीटा। अब थीटा यहाँ पे देखें कितना आ रहा है जी, 90। तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो पावर क्या होगी, 0। तो नो पावर डिसिपेशन थ्रू कैपेसिटर। उसके बाद है जी पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90, कोस 90 की वैल्यू 0। तो पावर फैक्टर क्या होगा कैपेसिटर के क्रॉस, 0। कोई पावर यहाँ पे डिसिपेट नहीं हो रही। उसके बाद चलते हैं जी थ्रू इंडक्टर। तो इंडक्टर का सिंबल हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पे ये हमारे पास इंडक्टर का सिंबल है। और इंडक्टर के केस में हमने वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन देखा था, उसकी वेव फॉर्म आई थी, वो हमारे पास कुछ इस तरह की थी कि वोल्टेज क्या कर रही है जी, लीड कर रही है बाय 90 डिग्री। तो वोल्टेज लीड कर रही है, करंट लैग कर रहा है। तो दोनों के बिटवीन हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, या फेज डिफरेंस कितना है, 90। तो इस तरह से हमारे पास फेज डिफरेंस अगर 90 है तो हम पावर को चेक कर लेते हैं। पावर VRMS मल्टीप्लाई IRMS इंटू कोस थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है, 90। तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो पावर क्या हो जाएगी, 0। तो इंडक्टर के केस में भी हमने देखा नो पावर डिसिपेटेड। तो इस तरह से लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता है कोस थीटा, थीटा की जगह हम 90 पुट करेंगे, तो कोस 90 की वैल्यू 0। तो आंसर सारा 0 हो जाएगा। तो पावर फैक्टर इंडक्टर के केस में भी क्या आ गया, 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पावर को डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आप एक MCQs याद रखिएगा कि अगर आप कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ लीड करती है या लैग करती है, तो याद रखिएगा एक वर्ड हमारे पास है जी, सिविल। जैसे ये हमारे पास एक वर्ड है जी, सिविल। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो इस केस में थोड़ा सा आपने अब गौर करना है कि हमारे पास 2 लूप बन रहे हैं बेसिकली। एक बन गया जी ये वाली सिचुएशन, इसको कह लें 1, और इसको कह लें जी 2। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे वो कैपेसिटर का पूछता है कि क्या चीज़ लीड कर रही है और क्या चीज़ लैग कर रही है, तो आपने कैपेसिटर वाले केस में ये 3 पहले वाला, यानी कि पहले वाला जो लूप है, इसको चूज़ करना है। तो देखें CIV है, तो पहले लूप में करंट और वोल्टेज का रिलेशन देखा जा रहा है, किसके थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू। तो जो चीज़ पहले हो वही हमेशा लीड करेगी, जो चीज़ पहले आ रही है वो लीड करेगी। अब कैपेसिटर वाले केस में I और वोल्टेज में से कौन सी चीज़ पहले आ रही है, I, तो इसका मतलब करंट लीड करेगा। तो यहाँ पे देखें करंट लीड कर रहा है। इसी तरह अगर इंडक्टर में पूछता है, तो इंडक्टर के केस में, L के केस में, यहाँ पे आप गौर से देखें, L के केस में वोल्टेज पहले आ रही है या करंट पहले आ रहा है, वोल्टेज पहले आ रही है। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज पहले है, तो यहाँ पे देखें वोल्टेज लीड कर रही है। तो इस तरह अगर आप ये सिविल का वर्ड याद रखेंगे तो फिर इजीली आप बता सकते हैं कि किस केस में वोल्टेज लीड कर रही है और किस केस में लैग कर रही है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।